हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र और जीन के बारे में। गाइज, कल हमने बात की थी केंद्रक के भाग डीएनए और आरएनए के बारे में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में। गाइज, 7 क्लास साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान की हो चुकी है। अगर आपने वो 7 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए भैया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। कोई मुझे बताएगा साथियों, गुणसूत्र क्या होते हैं? देखिए, कल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था साथियों कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और भैया, जो आरएनए होता है, इस आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? देखिए साथियों, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब बात आती है कि हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है। तो गाइस, जो डीएनए होता है ये धागों के रूप में फैलना स्टार्ट होता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए को धागों के रूप में फैलने से रोकने का कार्य करती है, यानी कि डीएनए को पैक करने का काम करती है साथियों। कौन? ये हिस्टोन प्रोटीन। तो जब भी साथियों डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है तो किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। मैंने कहा, जब भी डीएनए के साथ में जो हिस्टोन प्रोटीन है साथियों, ये हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है भैया, तो किसका निर्माण होता है? तो भैया निर्माण होता है गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो भैया डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन? गुणसूत्र। गाइस, ये थ्रेड लाइक संरचना होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये धागे नुमा संरचना होती है। ये भैया धागे नुमा संरचना होती है। ये धागे नुमा संरचना होती है। कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं साथियों आपको ये गुणसूत्र। कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं भैया आपको ये गुणसूत्र। बोलो, इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक मैंने आपको क्या बताया? अब तक मैंने आपको बताया साथियों कि जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये एक धागेनुमा संरचना होती है। कुछ इस तरीके से साथियों आपको ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। अब गाइज, बात आती है कि भैया गुणसूत्र को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने देखा था? किसने देखा था भैया? किसने सबसे पहले गुणसूत्र को देखा था? तो देखा था साथियों, वेल्डेयर नाम का एक वैज्ञानिक था। इस वेल्डेयर ने भैया सबसे पहले गुणसूत्र को देखा। लेकिन खोज किसने की? तो खोज की थी भैया फ्लेमिंग ने। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी साथियों फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने। बोलो, अब गाइस, गुणसूत्र से संबंधित आपको 2 तथ्य वो याद रखने हैं। पहला क्या तथ्य है साथियों कि ये जो गुणसूत्र होता है ये कब दिखाई देता है? अगर आप नॉर्मल सेल को देखोगे साथियों तो आपको ये गुणसूत्र दिखाई नहीं देंगे। गाइस, जब भी कोशिका का विभाजन होता है तब आपको ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो भैया कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दिखाई देते। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बात आती है कि कोशिका विभाजन क्या होता है साथियों। तो कोई कोशिका होती है, ये अपने आप को डिवाइड करती है और नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। जिस प्रोसेस के थ्रू साथियों ये कोशिका डिवाइड हुई है और नई कोशिकाओं का निर्माण किया है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है भैया सेल डिवीजन। क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है। और जब भी किसी
कोशिका डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, उस समय साथियों भैया आपको एक गुणसूत्र दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे नॉर्मल कोशिका में अगर आप गुणसूत्र देखने की कोशिश करोगे तो भैया आपको दिखाई नहीं देंगे। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? दूसरा पॉइंट क्या है साथियों जो इंपॉर्टेंट है, हर हमेशा जो गुणसूत्र होते हैं साथियों, जो गुणसूत्र होते हैं वो भैया जोड़े में उपस्थित होते हैं, जोड़े में उपस्थित होते हैं, ये जोड़े में उपस्थित होते हैं। विष्णु वीडियो में आवाज आ रही है। गुणसूत्र भैया जोड़े में उपस्थित होते हैं, जैसे कि एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गए, तीन पेयर हो गए, पांच पेयर हो गए, ऐसे साथियों जोड़े में उपस्थित होते हैं। सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बता नहीं रहा। अगर हम बात करें साथियों तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो भैया कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल नंबर में कितने होते हैं साथियों? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं भैया? 46 गुणसूत्र होते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं है? अगर आप मटर के पौधे की बात करते हो तो मटर के पौधे में साथियों 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 7 पेयर गुणसूत्र होते हैं भैया। बोलो इतनी कहानी समझ में आई या नहीं है? अगर आप चिंपैंजी की बात करते हो साथियों तो चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो भैया 24 जोड़ी, हमसे एक ज्यादा 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर आप मच्छर की बात करते हो तो मच्छर में 3 पेयर, 3 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके, एक बार और रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि गुणसूत्र क्या होते हैं। तो गाइस जब डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है तो गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये धागेनुमा संरचना होती है। कुछ इस तरीके से साथियों आपको ये गुणसूत्र दिखाई देंगे। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो वेल्डियर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने साथियों सबसे पहले गुणसूत्र को देखा। खोज किसने की थी? तो भैया फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं। नॉर्मल आप कोशिका देखोगे साथियों तो आपको दिखाई नहीं देंगे। कोशिका विभाजन क्या होता है? कोई कोशिका होती है या अपने आप को डिवाइड करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जिस प्रोसेस के तहत नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है उसी प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। तो जब भी कोई कोशिका नई कोशिकाओं का निर्माण करती है साथियों उस समय आपको ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। आगे बात करें तो गुणसूत्र भैया हमेशा जोड़े में उपस्थित होते हैं, जैसे कि 2 पेयर, 3 पेयर, 23 पेयर, ऐसे साथ जोड़े में उपस्थित होते हैं। हर हमेशा सम संख्याओं में ये आते हैं। जैसे कि हम हमारी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 होते हैं। मटर में देखा होगा आपने 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। चिंपैंजी की बात करें तो 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और मच्छर की बात करें तो 3 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर गाइज आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, मैं मिटा देता हूं साथियों और हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि हमारी बॉडी में जो गुणसूत्र होते हैं ना साथियों, हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोजोम्स और एक होता है एलोजोम्स। इसे कहा जाता है ऑटोसोम, ऑटोसोम्स, और इसे कहा जाता है एलोसोम्स हिंदी में। तो गाइज ऑटोसोम गुणसूत्र कौन से होते हैं और एलोसोम गुणसूत्र कौन से होते हैं? हमारी बॉडी में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मैंने अभी अभी बताया आपको 23 पेयर होते हैं, यानी कि संख्या में कितने होते हैं? 46 होते हैं। यहां तक बात क्लियर? गाइज ऑटोसोम ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो भैया लड़के में
और भैया लड़की में समान होते हैं। और ये इन 23 पेयर्स में से कितने पेयर्स होते हैं साथी ऑटोसोम गुणसूत्र? तो ये होते हैं भैया 22 पेयर। कहने का मतलब नंबर में 44। एलोसोम गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र होते हैं साथियों जो भैया लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं। ये लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं। ये बराबर का चिन्ह मैंने काट दिया, कहने का मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा, इसका मतलब लड़के व लड़की में समान होते हैं, और यहाँ पर लड़के व लड़की में अलग होते हैं। ये साथियों एक पेयर होते हैं, ये एक पेयर होते हैं और इनकी संख्या होती है 2। अगर कोई लड़का है साथियों या फिर मेल है तो मेल में तो होगा भैया ये X और Y, और अगर फीमेल है तो फीमेल में होगा साथियों ये एक जोड़ी X और X। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई नहीं? मैंने कहा साथियों, रिवीजन करवाता हूं एक बार, कि हमारी बॉडी में जो गुणसूत्र होते हैं साथियों वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोजोम्स और एक होता है एलोजोम्स। हमारी बॉडी में कितने पेयर होते हैं? तो 23 पेयर होते हैं, यानी कि नंबर में 46 होते हैं। साथियों जो ऑटोजोम्स गुणसूत्र होते हैं ये लड़के व लड़की में समान होते हैं। ये 22 पेयर होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, और इनकी संख्या होती है 44। इतनी बात क्लियर है? जो एलोजोम्स गुणसूत्र होते हैं साथियों लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं। अगर कोई मेल है, नर है, तो उसमें तो साथियों X और Y होगा, और फीमेल है साथियों तो उसमें X और X होगा। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे ये बताओ साथियों, अगर कोई लड़का है तो लड़का में जो गुणसूत्र होगा साथियों वो कितना होगा? 44 तो ये हो गए जो लड़के में लड़की में समान है, और साथियों X और Y, तो 44 प्लस में X और Y होगा। और अगर कोई लड़की है साथियों तो भैया 44 तो ये होंगे जो लड़के व लड़की में समान है, और जो लड़की होगी साथियों फीमेल होगी उसमें होंगे ये X और X। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई नहीं है? अब बात करते हैं साथियों कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसमें लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे पता लगता है? तो साथियों देखिए, जो फादर होता है, जो पिता होता है साथियों, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? मेल में ये X और Y, एक तो होता है X और एक होता है Y। और जो मदर होती है, जो माँ होती है साथियों, उसमें होते हैं X और X। इतनी बात क्लियर है? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं। ये 22 जोड़ी तो समान होते हैं, 22 पेयर तो समान होते हैं, ये 44 गुणसूत्र तो समान होते हैं। जब साथियों पापा का तो X आया और माता का भी X आया, पापा का भी X और माता का भी X आया, दिख रहा है? हाँ, जब पापा का भी X आया और माता का भी X आया साथियों तो होगी भैया लड़की। और जब पिता का Y और भैया माता का X आया तब क्या होगा? तब होगा साथियों लड़का। तो कौन डिसाइड कर रहे हैं, किसके गुणसूत्र डिसाइड कर रहे हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी? भैया लड़की जो होती है, जो माँ होती है, उसमें तो X और X 2 गुणसूत्र है, उसका तो फिक्स है। माता का तो X गुणसूत्र ही आएगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। लेकिन जो पिता होता है बेटा, उसका X और Y। पिता के गुणसूत्र डिसाइड करते हैं साथियों कि लड़का होगा या लड़की होगी। देखो, पिता का X आया तो माता का तो X आएगा, या तो ये आ जाए ये आ जाए, तो भैया लड़की होगी। और जब पिता का Y आया और माता का X आया तब जाकर साथियों लड़का पैदा होगा। तो माता का तो फिक्स है, XX ही आएगा, लेकिन पिता का अगर X आया तो लड़की हो जाएगी, क्योंकि X और X मिलकर लड़की बनाती है। और Y आया तो भैया लड़का का निर्माण होगा। गाइज, हमारे गांव में आज भी अगर किसी महिला के 2 या 3 लड़कियां हो जाती है तो घर वाले उसे ताना देते हैं, उसे घर से भगा देते हैं, घर से पीटते हैं, घर में पीटते हैं साथियों उसको। बहुत बुरी कंडीशन होती है। फिर भी गाइज अब तो बहुत ज्यादा एजुकेशन हो गई, शिक्षा हो गई हर घर में, तब तो थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन गांव में आज भी देखा जाता है साथियों। कभी भी याद रखना, लड़का होगा या लड़की होगी ये डिसाइड कौन करता है साथियों? पिता डिसाइड करता है। तो आज के बाद में अगर आप कहीं पर भी देखो किसी महिला के 2-3 बच्चे हैं और उस महिला पर अत्याचार हो रहा है तो वहां पर जरूर बोलना भैया, क्योंकि कौन डिसाइड करता है लड़का होगा या लड़की होगी? पिता डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें X और Y गुणसूत्र है। लेकिन जो महिला होती है, जो माँ होती है बेटा, उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसमें तो दोनों ही X होते हैं। ये पिता डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। बोलो,
इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? इसलिए साथियों जो एलोसोम्स गुणसूत्र होते हैं इन्हें कहा जाता है लिंग निर्धारक गुणसूत्र। इन्हें कहा जाता है लिंग निर्धारक गुणसूत्र। लिंग निर्धारक गुणसूत्र, ये लिंग निर्धारक में सहायक होते हैं साथियों। कौन? ये एलोसोम्स गुणसूत्र। और किसके? तो भैया मेल के, नर के। तो नर जो एलोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं साथियों उन्हें कहा जाता है लिंग निर्धारक गुणसूत्र। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए लिंग निर्धारक गुणसूत्र कौन कौन से हैं, किस किस क्रोमोसोम को कहा जाता है लिंग निर्धारक गुणसूत्र, तो बता देना भैया मेल के एलोसोम को कहा जाता है। बोलो भैया, यहां तक कहानी आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? तो यह हो जाता है साथियों आपका क्रोमोसोम खत्म। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने प्रत्येक चीज आपकी 2 बार रिवीजन करवाई है। अब गाइज मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है रवि, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो आप हमें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो भैया फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियो देखनी है तो गाइज मैंने यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं और बहुत सारे चैप्टर की MCQ करवा रखी है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर विजिट करें और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक बहुत सारी वीडियो को और पहुंचा सके। तो गाइज ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं जीन के बारे में, क्या होते हैं जीन। चले भैया आगे। ओके देखिए भैया, अब हम बात करते हैं जीन के बारे में। गुणसूत्र के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया, अब बात करते हैं साथियों जीन की। तो हेडिंग क्या लगाओगे? जीन। क्या साथियों? जीन। देखिए जीन के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया, जिस वैज्ञानिक ने जीन की खोज की, वो महान वैज्ञानिक कौन है? तो वो महान वैज्ञानिक है साथियों जोहानसन। खोज जॉनसन है भैया। क्या नाम है वैज्ञानिक का? जॉनसन। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके अब बात करते हैं साथियों कि जीन क्या होते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, ये डीएनए का ही एक भाग होता है। ये डीएनए का एक छोटा खंड होता है। डीएनए का एक छोटा खंड होता है। देखिए कैसे। तो डीएनए की संरचना साथियों कुछ इस तरीके से होती है, आप सभी को पता है। तो यहां से आप अगर काटोगे तो ये संरचना आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। गाइज ये जो संरचना है इसी पर साथियों छोटे छोटे इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन्हें ही कहा जाता है जीन। देखिए डीएनए के साथ में ये किसकी संरचना है? डीएनए की। जब डीएनए के साथ में साथियों हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है साथियों, तो किसका निर्माण होता है? तो भैया क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और ये क्रोमोसोम की संरचना इस तरीके से होती है और इसी क्रोमोसोम पर साथियों बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे ही कहा जाता है जीन। यानी कि गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं साथियों कौन? जीन। इनकी संरचना कैसी होती है? बीड लाइक स्ट्रक्चर, मनके के समान संरचना होती है। मनके के समान साथियों इसकी संरचना होती है। इसे छोटे डॉट डॉट से होते हैं साथियों, जिस तरीके से मनके होता है ना, उसके समान इसकी संरचना होती है। ये डीएनए का ही एक भाग है। गाइज जीन का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी विज्ञान। गाइज ये भी एक भैया साइंस की ब्रांच है। जिस तरीके से साथियों बायोलॉजी ब्रांच है, बॉटनी ब्रांच है,
माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है, ऐसे बहुत सारी ब्रांच है, जैसे कि डेंटोलॉजी है, हिपेटोलॉजी है, हीमेटोलॉजी है। उसी तरीके से साथियों जेनेटिक्स भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, या फिर हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है साथियों, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें साथियों हम जीन के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। और जीन का आनुवंशिकी विज्ञान का जनक से कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है साथियों? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो भैया है मेंडल, ग्रिगर जॉन मेंडल। ये जो मेंडल है साथियों, इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा गया है। आनुवंशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? ग्रिगर जॉन मेंडल को। गाइस इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च की थी। किस पर? मटर के पौधे पर। और इन्होंने सबसे पहले बताया कि साथियों जो जीन होते हैं वो भैया आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो इनका कार्य क्या हो गया है साथियों? इनका कार्य हो गया भैया कि ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब बात आती है साथियों कि ये आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। तो आपने सुना होगा साथियों अधिकांश कि भैया मेरी जो हाइट है ना वो मेरे पापा को गई है, मेरी जो आंख है ना वो मेरी मम्मी को गई है। पता है आपने इसे सुना होगा कि मेरी मम्मी के जो बाल है ना वो मेरी नानी को गए हुए हैं। गाइज ये क्या है? ये आनुवंशिक लक्षण है जो साथियों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। जैसे कि मेरे दादाजी के कोई लक्षण साथियों आनुवंशिक लक्षण मेरे पापा को गए हो, और मेरे पापा के आनुवंशिक लक्षण मेरे को गए हो, और साथियों मेरे कोई आनुवंशिक लक्षण मेरे बच्चों को गए हो। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाले जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। ये क्या हो सकते हैं साथियों आनुवंशिक लक्षण? तो ये हो सकते हैं साथियों हाइट, ऊंचाई, जैसे कि मेरे पापा की ऊंचाई और मेरी ऊंचाई सेम है, और वास्तविकता में ही सेम है साथियों। हमारा जो पूरा परिवार है वो उनकी सभी की हाइट बहुत ज्यादा है। दूसरी तरह देखा जाए तो मेरी एक काकी है, बोलते हैं काकी, कहने का मतलब बड़जी जी कहते हैं, लेकिन काकी लगती है, वो चाची लगती है। तो वो चाची क्या है, उसकी हाइट थोड़ी छोटी है। तो मेरे चाचा जी के जो लड़के हैं ना उनकी हाइट भी छोटी छोटी है। वो एक आनुवंशिक लक्षण है बेटा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। ठीक है, तो हाइट हो सकता है। कलर ऑफ आई, आंखों का कलर हो सकता है। कलर ऑफ स्किन, स्किन का कलर हो सकता है। और बात करें साथियों तो हाइट हो सकती है। तो ये सारी चीज क्या है साथियों? ये भैया आनुवंशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते हैं। स्किन का कलर हो सकता है, बालों का कलर हो सकता है, आंखों का कलर हो सकता है, हेयर का कलर भी हो सकता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते हैं। और इन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं भैया? तो ये मुख्य बात है, ये है जीन। गाइस ये जो जीन है इसे आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? आनुवंशिकी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है भैया जीन। अब तक गाइज कोई भी ये सिद्ध नहीं कर पाया कि हमारी बॉडी में एक्चुअली में कितने जीन होते हैं, कोई सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन साथियों एक प्रोजेक्ट आया था 2003 में,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके तहत साथियों बताया गया था कि लगभग हमारी बॉडी में कितने जीन होते हैं, 30,000 जीन होते हैं। और ऐसा भी कहा था साथियों कि जो एक जीन होता है ना, वो एक लक्षण को ही साथियों ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। एक लक्षण को ही ट्रांसफर करता है साथियों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी जब भी आपको जीन में और भैया क्रोमोजोम प्रॉब्लम आती है साथियों, तो भैया जेनेटिक डिसीज होता है। जेनेटिक डिसीज अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग ऐसा रोग होता है साथियों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है, जो हमें साथियों जन्म के साथ मिलता है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ये क्या है साथियों, ये भैया जेनेटिक डिसीज है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम आपको अनुवांशिक रोग पढ़ाएंगे, जेनेटिक डिसीज पढ़ाएंगे तब। तो बोलो, ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवाते हैं आपका। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। सबसे पहले मैंने ये बताया साथियों कि जीन के बारे में सबसे पहले बताने वाले जिसने जीन की खोज की थी वो मानव वैज्ञानिक कौन है, तो वो मानव वैज्ञानिक है साथियों जॉनसन। गाइज, ये डीएनए का ही एक छोटा खंड होता है। देखिए, डीएनए की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अगर आप एक छोटा सा भाग उठा के देखोगे तो इस पर साथियों बीड लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, उन्हीं को ही कहा जाता है भैया जीन। देखिए, डीएनए के साथ में जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है तो किसका निर्माण होता है, क्रोमोजोम का। और इसी क्रोमोजोम पर साथियों ये जीन बिखरे हुए रहते हैं। ये किस प्रकार की संरचना होती है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है। मनके के समान एक डॉट कण होता है, उसके समान साथियों इसकी संरचना होती है। इसकी स्टडी, इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है अनुवांशिकी विज्ञान, जेनेटिक्स कहा जाता है। और साथियों फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे माना गया है, ग्रिगर जॉन मेंडल को माना गया है, क्योंकि मेंडल ने साथियों मटर के पौधे पर रिसर्च की थी और इन्होंने बताया था कि ये जो जीन होते हैं साथियों ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जीन का जो मुख्य कार्य है साथियों वो यही है कि ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि ये अनुवांशिक लक्षण होते क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा की हाइट है बेटा वो मेरे को गई है, मेरे पापा की हाइट है वो मेरे को गई है। मेरी मम्मी के बाल है उस जैसे ही मेरे बाल है। मेरी नानी की जो स्किन का कलर है वैसे ही मेरी मम्मी की स्किन का कलर है। मेरे दादाजी की आंखों का कलर है वैसे ही मेरे पापा की आंखों का कलर है और वैसे ही मेरी आंखों का कलर है। तो गाइस ये क्या है, ये अनुवांशिक लक्षण है। हाइट हो सकती है, आंखों का कलर हो सकता है, बालों का कलर हो सकता है, बेटा आपकी त्वचा का कलर हो सकता है। ये सभी क्या है, ये अनुवांशिक लक्षण है। और बेटा इन अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो भैया जीन करता है। कौन करता है, जीन करता है। गाइस अभी तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि हमारी बॉडी में जीन कितने हैं, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त 2003 में एक प्रोजेक्ट आया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके तहत 30,000 जीन बताए थे। और ऐसा कहा गया था कि एक जीन सिर्फ एक लक्षण को ही, एक अनुवांशिक लक्षण को ही ट्रांसफर करता है। और भैया अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन को माना गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें साथियों तो याद रखना जीन और क्रोमोसोम में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है साथियों, जीन और क्रोमोसोम में जब भी प्रॉब्लम आती है साथियों, हमेशा जेनेटिक डिसीज अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग क्या है, अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं साथियों जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं। और ये कब होता है अनुवांशिक रोग, जब आपको साथियों जब जीन में और क्रोमोसोम इन दोनों में प्रॉब्लम आ जाए तब गाइज आपको ये जेनेटिक डिसीज होता है, अनुवांशिक रोग होता है। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी के बारे में हम पढ़ेंगे जब साथियों जेनेटिक डिसीज पढ़ेंगे तब। हीमोफीलिया, ये सभी क्या है साथियों, ये सभी है भैया जेनेटिक डिसीज। तो आज की इस वीडियो में साथियों हमने बात की भैया क्रोमोसोम के बारे में और जीन के बारे में। तो जीन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको 2 बार रिवीजन करवा दिया। तो
कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, अगर आपने इससे पहले साइकोलॉजी की 7 वीडियो नहीं देखी है, 7 क्लास नहीं देखी है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।